ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वेजल्स के बारे में। ठीक है, प्रेशर वेजल क्या होता है? दो तरह का प्रेशर वेजल होता है, थिन और थिक। वो हम लोग को यहाँ पे थिन के बारे में पढ़ना है, थिक के बारे में स्टडी नहीं करना है। हमारे सिलेबस में थिन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर वेजल होता क्या है ये ले लिख। प्रेशर वेजल is defined as closed cylindrical or a spherical cell designed to store fluids at a pressure substantially different from ambient pressure। ठीक है, तो देखो प्रेशर वेजल क्या होता है। प्रेशर वेजल एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल सेल होता है, या फिर वो सिलेंडर के फॉर्म में होगा और वो क्लोज्ड होगा दोनों साइड से, इस साइड भी क्लोज होगा और इस साइड भी क्लोज होगा। ठीक है, या फिर क्लोज्ड स्फेरिकल सेल होगा, स्फेयर के फॉर्म में वो होगा। ठीक है, और ये क्यों बनाया जाता है? इसको फ्लूइड्स को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है एट अ प्रेशर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द एम्बिएंट प्रेशर। यानी जो हमारा एम्बिएंट या एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, उससे ज्यादा अगर किसी फ्लूइड को, उससे ज्यादा प्रेशर में अगर किसी फ्लूइड को स्टोर करना है, तो हम लोग एक प्रेशर वेजल डिफाइन बनाते हैं, जो या फिर सिलिंड्रिकल शेप का होगा या फिर स्फेरिकल शेप का होगा। तो इस शेप में हम लोग फ्लूइड को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेजल। हाई प्रेशर पे स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर बॉयलर हो, तो बॉयलर जो होता है वो भी सिलेंडर एक प्रेशर वेजल होता है। ठीक है, उसमें हम लोग स्टीम को स्टोर करते हैं या फिर वाटर को हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है वहां पे। तो हमें इन दोनों का डिजाइनिंग पढ़ना। अब देखो, दो तरह का थिन प्रेशर वेजल होता है। प्रेशर वेजल दो तरह का होता है, एक थिन होता है और थिक होता है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि थिक और थिक को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर वेजल का क्लासिफिकेशन करें, तो एक होता है मेरा थिन प्रेशर वेजल। ठीक है, पीवी मींस प्रेशर वेजल लिख रहे हैं। ठीक, और दूसरा होता है थिक प्रेशर वेजल। थिन प्रेशर वेजल क्या होता है? इसमें जो होगा डी बाई टी रेशियो जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन या 20 इक्वल टू 20 होगा। मींस डी मींस डायमीटर और टी मींस थिकनेस। तो डायमीटर अपॉन थिकनेस का रेशियो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं थिन प्रेशर वेजल। ठीक है, और अगर डी बाई टी रेशियो लेस देन 20 होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं थिक प्रेशर वेजल। जैसे कि इससे समझो, जैसे ये मान लेते हैं मेरा एक सिलेंडर है।
ठीक है। और ये दोनों एंड अभी यहाँ पे ओपन है, लेकिन ये दोनों एंड भरा हुआ है, ठीक है, ढका हुआ है, क्लोज्ड एंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्लोज्ड, क्योंकि इसमें अगर किसी चीज को स्टोर करना है तो ये दोनों एंड मेरा क्लोज होना चाहिए, ठीक। तो ये मेरा एक सिलेंडर हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये इसका थिकनेस है, ये इसका डायमीटर हो गया, और ये इसका थिकनेस है। देखो ये जो इसका मोटाई दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका थिकनेस हो गया। तो अगर ये जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर और ये जो थिकनेस है, इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा तो वो हमारा थिन प्रेशर वेसल होगा, अगर लेस देन 20 होगा तो थिक प्रेशर वेसल होगा। मींस थिन प्रेशर वेसल में डायमीटर के कंपैरिजन में मेरा जो थिकनेस है वो काफी कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, अगर हम इसको निकालेंगे तो डायमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 टाइम्स टी हो जाएगा। मींस डायमीटर जो है वो 20 टाइम्स टी से भी बड़ा है, ठीक है। वो हमारा हो जाएगा थिक प्रेशर वेसल। मींस उसका थिन प्रेशर वेसल, थिन नाम से पता चला, थिन मींस इसका थिकनेस कम होगा, ठीक। और थिक मींस कंपेरेटिव टू डायमीटर उसका थिकनेस भी अच्छा खासा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे थिक प्रेशर वेसल, ठीक है। तो ये हो गया इसका थिकनेस, ये हो गया डायमीटर। तो हम यहाँ पे इस थिकनेस का बात कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हो गया मेरा डी बाई टी रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अगर डी बाई टी रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो थिन प्रेशर वेसल होगा, डी बाई टी रेशियो अगर लेस देन 20 है तो थिक प्रेशर वेसल होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि थिन प्रेशर वेसल किसे बोलते हैं। वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, डी बाई टी रेशियो ग्रेटर देन 10, डी बाई टी रेशियो लेस देन 10, डी बाई टी रेशियो ग्रेटर देन 20, डी बाई टी रेशियो लेस देन 20। यहाँ से ऑप्शन क्रिएट होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है शेप के बेसिस पे। तो हम, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? देखो पहला क्लासिफिकेशन हो गया डी बाई टी रेशियो के हिसाब से, थिन होगा और थिक होगा। फर्दर हम लोग थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल को शेप के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, शेप ऑफ प्रेशर वेसल। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, ठीक है, और स्फेरिकल प्रेशर वेसल। यानी कि थिन जो प्रेशर वेसल है वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और थिक जो प्रेशर वेसल है वो भी सिलिंड्रिकल हो सकता है और स्फेरिकल होता है। इसके अलावे कोई और शेप इसलिए नहीं फॉर्म किया जाता है, जैसे रेक्टेंगुलर प्रेशर वेसल क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं होता है, उसको बनाने में वो कॉस्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है और उतना इफिशियंट भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग केवल सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल दो ही शेप यहाँ पे प्रेशर वेसल का डिजाइन करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रो था। प्रेशर वेसल होता क्या है? प्रेशर वेसल नाम से पता चलता है प्रेशर और वेसल। वेसल मींस कोई ऐसा शेप है जो कि स्टोर कर सके किसी फ्लूइड को एट ए गिवन प्रेशर, किसी हायर प्रेशर पे वो स्टोर कर सके फ्लूइड को। जैसे कि अगर वाटर गर्म होता है, बॉयलर में कैसे ऑपरेशन होता है कि वाटर को हम लोग हीट करते हैं, उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे एक जगह स्टोर करते हैं, उसके बाद उसे टरबाइन में हम लोग लिखते हैं पावर जनरेट करने के लिए। तो वहां पे जो बॉयलर है वो उस फ्लूइड को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है हाई प्रेशर पे, इसलिए वो एक प्रेशर वेसल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में केवल ये थिन प्रेशर वेसल है, हमें थिक प्रेशर वेसल का डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, यहाँ पे केवल थिन प्रेशर वेसल का डिजाइनिंग पढ़ना है। एनालिसिस करना है कि इसमें स्ट्रेसेस कौन सा डेवलप होगा, कितना कौन सा स्ट्रेस में ये ब्रेक कर जाएगा, ये सब सारा हम लोग को देखना है। देखो हम लोग स्टडी करते हैं, पहला हमारा है थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। पहला हम लोग सिलिंड्रिकल देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल देखेंगे।
तो देखो, अगर कोई भी हमारे पास शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें अगर हम वाटर को स्टोर करेंगे हाई प्रेशर पे, तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि एक सिलेंडर है मेरा, ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ फ्लूइड भरा पड़ा है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पे प्रेशर चारों तरफ से लगाएगा, ठीक है, चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगा, और इस प्रेशर अप्लाई होने के कारण अंदर का जो मटेरियल है उसको रेसिस्ट करेगा, ठीक है। इसके कारण एक रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, उस रेसिस्टिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हमें पता करना है कौन कौन सा स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होता है। तो व्हेन अ थिन cylindrical cell is subjected to internal pressure, it will develop stresses in three mutually perpendicular direction। देखो, जब कोई भी एक सिलिंड्रिकल सेल है, उसमें जब कोई फ्लूइड हम डालते हैं, तो फ्लूइड के कारण क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, अंदर से वो प्रेशर डेवलप करेगा, ठीक है। वो प्रेशर की वजह से क्या होगा, स्ट्रेसेस डेवलप होगा, ठीक है। अगर कोई मटेरियल है हमारे पास, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल सेल है, ठीक है, मान लो ये दोनों साइड क्लोज किया हुआ है, इसके अंदर हम फ्लूइड डाल दिए, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पे अंदर से इसके जो वॉल है, चारों तरफ से इसके जो वॉल दिया हुआ है, इस पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रेशर एक्सर्ट जब होगा, तो इसके कारण ये जो मटेरियल है इसका रेसिस्टेंस डेवलप करेगा, और उस रेसिस्टेंस के कारण स्ट्रेस आएगा। तो अब देखो, यहाँ पे तीन केस हो सकता है। अगर इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है, तो एक फ्लूइड जो होगा वो इसको अंदर से, इधर वाला जो पार्ट है इसको बाहर धकेलेगा, ठीक है, अंदर से ये फ्लूइड इसको इस तरह से पुल करेगा, ठीक है, पुश करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। दूसरा डायरेक्शन हो सकता है, तो ये देखो क्या हो गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, और इस डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि इस साइड क्लोज है, इस साइड क्लोज है, अंदर अगर हम फ्लूइड भर देंगे तो वो क्या करेगा, इसको इस वाले एंड को पुश करेगा और इस वाले एंड को भी पुश करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर के कारण फिर स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा देखो क्या होगा कि अंदर जो फ्लूइड है वो ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को धकेलेगा, ठीक है, एक ऊपर पुश करेगा और एक नीचे पुश करेगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग जो बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, एक अंदर जो प्रेशर है वो इसको ऊपर की ओर धकेलना चाहेगा और ये नीचे की ओर धकेलना चाहेगा, तो इसके कारण क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा। और ये देखो क्या कर रहा है, ये सर्कमफेरेंस पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये हमारा सर्कमफेरेंस हो गया, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और इस पे ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ये वाला था लॉन्गिट्यूडनल अप्लाई कर रहा था, ठीक है, और ये वाला देखो प्रेशर सर्कमफेरेंशियल अप्लाई कर रहा है। तो इससे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, या उसी को बोला जाता है हुप स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पे अप्लाई कर रहा है प्रेशर, ठीक है। और एक तीसरा हो जाएगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में, देखो ये तीन डायरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और एक मेरा ये डायरेक्शन जो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, और एक तीसरा ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रेडियल डायरेक्शन होता है। तो ये जो रेडियल डायरेक्शन होता है, ये यहाँ पे थिन सिलेंडर के केस में नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस काफी कम है, ठीक
ठीक है, थिकनेस कम होने की वजह से ये जो रेडियल प्रेशर है ये हमारा बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस हो जाता है थिन और थिक सिलेंडर में। यहाँ पे हम लोग 3 स्ट्रेस काउंट करते हैं, 2 स्ट्रेस काउंट करेंगे। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, along longitudinal direction, सेकंड हुप स्ट्रेस या फिर इसी को सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, along circumference। और थर्ड होता है रेडियल स्ट्रेस। कोई भी 3 डायरेक्शन होगा, एक ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ है इसलिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा। ये मेरा सर्कमफेरेंस की तरफ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कमफेरेंस को, तो ये हमारा सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन हो गया। और ये रेडियल डायरेक्शन कहलाता है, रेडियस की ओर है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस स्ट्रेस। और ये होता है विच इज नेग्लिजिबल in case of thin cylinder। ठीक है, थिन सिलेंडर के केस में ये मेरा नेग्लिजिबल होता है, और थिक सिलेंडर में यही वाला पार्ट हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यही डिफरेंस हो जाता है थिन और थिक सिलेंडर के डिजाइनिंग में। अब हम लोग दिखाएंगे आगे, ये टेंसाइल होता है नेचर में, नेचर पता होना चाहिए कैसा होता है, हुप स्ट्रेस का भी टेंसाइल होता है। और रेडियल तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर नहीं रहे, इसलिए इसका नेचर अभी पता करना चाहिए, लेकिन इसका नेचर कॉम्प्रेसिव होता है। ठीक है, जब हम लोग थिक सिलेंडर में देखते हैं तो इसका नेचर कॉम्प्रेसिव आता है। तो देखो टेंसाइल कैसे हो रहा है ये समझ लो। ठीक है, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको पुल करना चाहेगा। आगे हम डिजाइनिंग करेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, कुछ पॉइंट ना समझ में आ रहा हो। सर स्ट्रेसेस इन द एयर के बाद क्या लिखे हैं? स्ट्रेसेस इन, यहाँ पे इन थ्री यस सर। स्ट्रेसेस इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सर 2 पढ़ेंगे कि तीनों पढ़ेंगे? यहाँ पे इस सिलेबस में लोग ये दोनों पढ़ेंगे क्योंकि थिन में ये दोनों डेवलप होता है, यस सर, रेडियल नहीं स्ट्रेस हो पाएगा। रेडियल नहीं होता, रेडियल थिक सिलेंडर में होता है जो हमें नहीं पढ़ना है, केवल हम लोगों को थिन सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में पहले। नोट हो गया सबका? ठीक है,
ये एक सिलेंडर है हमारा, इसमें फ्लूइड भरा पड़ा है। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो देख रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो वॉल है इसका, जो साइड में जो वॉल होगा सिलेंडर का, उस पे ये प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा प्रेशर पी हो जाएगा। अब जब ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसके कारण अगर हमें स्ट्रेस एनालिसिस करना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं बीच में, और उसके कारण रेसिस्टेंस फोर्सेस को देखते हैं कि कैसा रेसिस्टेंस फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक, तो इसका देखो कट सेक्शन कैसा दिखेगा। देखो ठीक है, इस सिलेंडर को जो हम बीच से कट कर देंगे तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस सेक्शन का दिखेगा। यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन है इसलिए सर्कुलर हम दिखा रहे हैं। उसके बाद देखो इस सेक्शन पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर फोर्स, इसको लेफ्ट सेक्शन हम कंसिडर किए, तो लेफ्ट सेक्शन में प्रेशर फोर्स इसको इस साइड, इस सेक्शन को इस साइड पुल कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। देखो ये पूरा इस एरिया में एक्ट करेगा स्ट्रेस। ठीक है, देखो इसे समझने की कोशिश, मान लो कि ये मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको हम बीच से काट दिए, बीच से काट रहे समझ लो ऐसा कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो वही यहाँ पे हम दिखा रहे ऐसा नजर आ रहा है। अब देखो स्ट्रेसेस कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है, प्रेशर इसको क्या कर रहा है, इस सेक्शन की अगर हम डिस्कस करेंगे तो प्रेशर इसको इस साइड पुल कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर हम कंसिडर करें तो इस साइड इसको पुल कर रहा है। तो ये जो पार्ट है केवल मटेरियल तो इतना ही है, ये तो यहाँ पे होल है तो यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो पूरा मटेरियल है इस सेक्शन में इसका, यहाँ पे जो पूरा मटेरियल होगा ये मटेरियल इसको रेसिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रेसेस डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा स्ट्रेसेस डेवलप होगा पूरा सर्कमफेरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये सर्कमफेरेंस पे स्ट्रेसेस डेवलप होगा। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे दो तरह का एनालिसिस होता है, एक ये प्रेशर फोर्स क्या करना चाह रहा है, प्रेशर फोर्स इस मटेरियल को ब्रेक करना चाह रहा है। ठीक है, ये प्रेशर फोर्स क्या करेगा, इस मटेरियल को ब्रेक करना चाहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बर्स्टिंग फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्स्टिंग फोर्स। और ये बर्स्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है बल्कि प्रेशर फोर्स ही है। ठीक है, और प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, प्रेशर मेरा पी है और ये प्रेशर किस एरिया पे लग रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये जो पूरा ढका हुआ पार्ट है
इसी पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये जो मेरा हाथ समझ लो ये इसको ढक रहा है, ठीक है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर फ्लूइड है, वो इस मेरा पूरे एरिया पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और वो कैसा है, सर्कुलर है। यहाँ पे एक प्लेट रख दो, सर्कुलर प्लेट, ये समझ लो कि बंद है अंदर से, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज है, तो जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो इस पूरे पार्ट पे वो अप्लाई करेगा। तो ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो सर्कुलर का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा बर्स्टिंग फोर्स। ये क्या करना चाह रहा है, ये इस मटेरियल को बर्स्ट करना चाह रहा है, ब्रेक करना चाह रहा है, ठीक है। इस पे ये प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इसके अगेंस्ट में क्या आ रहा है, एक रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है जो इस प्रेशर फोर्स को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये रेसिस्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा, अब देखो मेरा सेल कैसा है, इस शेप का है, इसमें मटेरियल कहां पे है, केवल इस पार्ट पे मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल पूरा पे नहीं है, यहाँ पे मेरा केवल इस पार्ट पे जो मटेरियल है वो उसको रेसिस्ट करेगा। तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है, ये जो पार्ट है उस एरिया में लग रहा है, ये जो हम हैचिंग एरिया किए हैं उस पार्ट पे मेरा स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। तो यानी कि इस पार्ट का एरिया, ठीक है, केवल ये जो पार्ट हम दिखा रहे हैं इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये कितना होता है, पाई डी सर्कमफेरेंस, पाई डी इंटू इसका थिकनेस, ठीक है। यहां से यहां तक पाई डी होगा, इंटू इसका थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा दे देगा रेसिस्टिंग एरिया, क्योंकि यही मटेरियल इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो एफ आर क्या हो जाएगा, देखो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या डेवलप हो रहा है, सिग्मा एल इनटू एरिया हो जाएगा मेरा पाई डी टी, ठीक है। किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो, अगर ये दोनों पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो। सर रेसिस्टिंग फोर्स थोड़ा बताइए। रेसिस्टिंग फोर्स, मेरा सिलेंडर क्या है, कुछ इस शेप का है, ठीक है। यहाँ पे ये ढका हुआ है, ठीक है, ये पूरा फिल किया हुआ है, ठीक। प्रेशर जब अप्लाई होगा तो इसको कौन सा पार्ट रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, मटेरियल। रेसिस्ट तो मटेरियल ही करेगा, और जहां मटेरियल नहीं है वो तो रेसिस्ट करेगा नहीं। तो मटेरियल जहां पे होगा वही रेसिस्ट करेगा। अगर इसमें जिस पार्ट पे यहाँ पे मटेरियल नहीं होगा तो ये तो पार्ट रेसिस्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब इस पे प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे कट जो सेक्शन देख रहे हैं, तो कट सेक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो एरिया है यही एरिया उसको रेसिस्ट करेगा, ये जो हैच्ड एरिया है यही एरिया में मटेरियल है और वही एरिया उसको रेसिस्ट करेगा। तो हमारा कितना ये एरिया, तो इस एरिया को निकालना है, अगर ये वाला एरिया निकालना है तो ये क्या होगा, ये कितना होता है पाई डी, जो कि सर्कमफेरेंस होता है, और उसको अगर हम इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया दे देगा ना। तो यही एरिया उसको रेसिस्ट कर थिकनेस रहा है। दिया रहेगा ना। हाँ थिकनेस सारा दिया देगा, ये सब ओके सर। डिजाइन पैरामीटर है, ये सब दिया ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही एरिया इसको रेसिस्ट कर रहा है। वही जब हम सर्कमफेरेंशियल में देखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, प्रेशर फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा मटेरियल है जो इसको रेसिस्ट करेगा, तो वो ये मटेरियल है इसका, ठीक है। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये पाई डी सर्कमफेरेंस इनटू इसका थिकनेस, ठीक है, ये इसका एरिया दे देगा। और प्रेशर जो है इस पूरे पार्ट पे लग रहा है, तो इस पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा, ये कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, तो उसका एरिया π/4 d स्क्वायर। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हुआ तो ये मेरा मटेरियल टूट जाएगा, अगर ये हम ज्यादा कर देंगे तो हमें इक्विलिब्रियम चाहिए यहाँ पे। तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ पी इक्वल टू एफ आर, ठीक है, यहां से इक्वेट करो, P इंटू π/4 d स्क्वायर इक्वल टू
सिग्मा एल इंटू पाई डी टी। ठीक है, यहां से हमें क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस चाहिए, निकाल लो। सिग्मा एल इक्वल टू, देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक डायमीटर और एक डायमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पी और डी, पी डी अपॉन 40। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया, प्रेशर टाइम्स डायमीटर अपॉन 4 टाइम्स थिकनेस। देखो ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो घर में डोमेस्टिक सिलेंडर होता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर जो घर में होता है। ठीक है, ये तो सभी कोई देखे होंगे एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर होता क्या है, उसके अंदर मेरा गैस भरा हुआ रहता है, तो गैस एक तरह का फ्लूइड हो गया और वो हाई प्रेशर पे भरा हुआ रहता है। तो वो क्या करेगा, अगर एक सिलेंडर ऐसा है तो वो क्या करेगा, दो तरह का प्रेशर लगाएगा, एक जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट होगा उस पे भी लगाएगा और साइड पे जो पार्ट होगा उस पे भी लगाएगा। तो सरकमफेरेंस एक हो गया और एक मेरा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हो गया। तो उसका डिजाइनिंग ऐसे ही किया जाता है, जो सिलेंडर बनाया जाता है डोमेस्टिक सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसका डिजाइनिंग हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलो हो गया नोट। यस सर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं हुप स्ट्रेस। ये सब चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है, बेसिक न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है। हुप स्ट्रेस को ही हम लोग सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सिलेंडर होगा, ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स को देखेंगे, अभी हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स को देख रहे थे, अब हम लोग इस डायरेक्शन में देखेंगे क्या फोर्स है, फोर्सेस आएगा। ठीक है, मतलब अब प्रेशर जो अप्लाई होगा वो कुछ ऐसा अप्लाई होगा। ठीक है, ये प्रेशर फोर्स हमारा हुआ। ठीक है, तो इस प्रेशर फोर्स के कारण क्या स्ट्रेस आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्रेशर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग मटेरियल को क्या करेंगे, आधा आधा ब्रेक कर देंगे, यहां से आधा काट के हम लोग मटेरियल को ऊपर ले जाते हैं और नीचे वाले सेक्शन को अलग अलग डिस्कस करते हैं, तो पता चल जाएगा कितना स्ट्रेस आ रहा है। जैसे देखो कुछ ऐसा हम लोग करेंगे,
ठीक है। हम लोग क्या किए, ये हमारा जो मटेरियल था, इस शेप में जो मटेरियल था, इसको यहाँ से बीच से ब्रेक कर दी। ठीक है, तो आधा पार्ट ऊपर आ गया, आधा पार्ट नीचे आ गया। अब देखो इस ये जो ब्रेक किए हैं, इस पार्ट पे मेरा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऊपर से अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस पे और नीचे इस पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ अगर प्रेशर देखेंगे तो कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये प्रेशर है, और इस प्रेशर के अप्लाई होने से यहाँ पे मेरा स्ट्रेसेज आएगा। ठीक है, ये अभी और हम क्लियर व्यू दिखाएंगे कैसे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पूरा। देखो इसे हम लोग क्या किए, ब्रेक कर दिए। ठीक है, और ऊपर वाले सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सेक्शन जो है वो कुछ इस शेप का दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जब प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये देखो ये एरिया पूरा स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट इस लेंथ का और इतना जो इसका थिकनेस होगा, ये एरिया मेरा यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये एल और टी, ये जो पार्ट है मटेरियल का, यहाँ पे
और इस जगह पे ये दोनों पार्ट यहाँ पे रेसिस्टिंग एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मटेरियल जो है रेसिस्ट करेगा फोर्स को। ठीक है, प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, देखो ये जो प्रेशर फोर्स है हम बाहर से दिखा रहे हैं। ठीक है, बाहर से समझना, ये प्रेशर फोर्स जो है अंदर से इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन में, तो यानी यहां से यहां तक ये पूरा लग रहा है लेंथ एल, और इसको अगर प्रोजेक्ट करेंगे, इसका एरिया अगर सामने से देखोगे तो ये कैसा नजर आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा इस शेप का। ठीक है, तो ये एल है, ये डी है, तो प्रेशर जो है वो ये टोटल एल, और ये जो इसका डायमीटर है, इस डायमीटर पे यहां से यहां तक पूरा प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बर्स्टिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रेशर फोर्स है, ये प्रेशर इनटू एरिया, तो परपेंडिकुलर एरिया यहाँ पे होगा एल इंटू डी, इसको हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सामने से देखो, यहां से यहां तक सारा जगह पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो यहां से यहां तक पूरा हो गया लेंथ, और इसका जो डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे पार्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका पूरा हम लोग डायमीटर कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेंथ इंटू डायमीटर, ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा इस पे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे बर्स्टिंग फोर्स। और रेसिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एच, जो कि हुप स्ट्रेस है। देखो इस डायरेक्शन में जो हुप स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये अगर अप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, और वो कहां तक डेवलप करेगा, ये पूरे लेंथ तक। ठीक है, ये पूरा लेंथ तक, और ये इस पार्ट पे डेवलप केवल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग एक सेक्शन कंसिडर किए, ऐसे इसके ऊपर दूसरा सेक्शन भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया हो जाएगा एल टाइम्स टी। ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया यहाँ पे, देखो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया यहाँ पे रेसिस्ट करेगा फोर्स को, तो ये एरिया कितना होगा, देखो ये लेंथ एल हो गया और ये डायमेंशन टी हो गया, थिकनेस, तो ये हमारा रेसिस्टिंग एरिया होगा। तो ये एल इंटू टी हो गया ये इस साइड, और इसके जस्ट ऊपर भी एक होगा एल इंटू टी। क्लियर है, ये पूरा इमेजिनेशन का है कि इसको हम लोग हाफ काट दे रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो देखना, किसी चीज को अगर 2 पार्ट्स में बांट सकते हो तो वहां पे देखना कि अगर हम उसको काट देंगे तो ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको रेसिस्ट करने के लिए नीचे से इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा पूरा लेंथ के अलोंग। ठीक है, पूरा लेंथ के अलोंग आएगा, तो लेंथ हो गया हमारा इंटू थिकनेस, इसका जो अपना थिकनेस है, ये रेसिस्टिंग एरिया हो जाएगा। यहाँ 2 चीज समझना है, एक बर्स्टिंग फोर्स क्या आ रहा है, वो किस एरिया पे एक्ट कर रहा है ये समझना है। यहाँ पे बर्स्टिंग फोर्स सामने से ये पूरे लेंथ पे एक्ट कर रहा था, इसलिए लेंथ इंटू डायमीटर हो गया, और रेसिस्टिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे एफ पी इक्वल टू एफ आर, तो यहां से आ जाएगा P इंटू एल डी इक्वल टू सिग्मा एच इंटू 2LT। ठीक है, एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे सिग्मा एच इक्वल टू पी डी अपॉन 2T।
हो गया नोट? यस सर। ठीक है, तो यही दो तरह का स्ट्रेस पढ़ना था। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ब्रेक करेगा मटेरियल को, जैसे एक सिलेंडर ही है, घर का डोमेस्टिक सिलेंडर को इमेजिन कर लो, ठीक है, जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें देखो एक इस डायरेक्शन में वो ब्रेक करना चाहेगा और एक इस डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहेगा। तो इस डायरेक्शन में जब ब्रेक करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, और इस डायरेक्शन में जब ब्रेक करना चाहेगा तो वो हुप स्ट्रेस क्रिएट करेगा, क्योंकि अंदर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब जब स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेन भी आएगा, तो स्ट्रेन देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रेन आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन सा डायमेंशन में चेंज हो रहा है। चेंजेस इन डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो देखो पहला स्ट्रेस क्या हो गया, हुप स्ट्रेस, ये इसे बोलते हैं सिग्मा एच, ये आ गया मेरा पीडी अपॉन 2t, ठीक है। दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल, ये था पीडी अपॉन 4t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो डायमेंशन है सिलेंडर का, ठीक है, एक इसका लेंथ हो गया और एक इसका डायमीटर हो गया। तो दो डायमेंशन है तो स्ट्रेस आएगा तो दो डायमेंशन में चेंज आएगा, या फिर लेंथ में चेंज आएगा और डायमीटर में चेंज आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो स्ट्रेन डिफाइन करेंगे, एक हो जाएगा मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा उसके वजह से होगा, और एक डायमीटरल स्ट्रेन, ठीक है, डायमीटर में चेंज होगा तो डायमीटरल स्ट्रेन, और लेंथ में चेंज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि सिलेंडर का दो डायमेंशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डायमीटरल स्ट्रेन। और डायमीटर हमारा किस डायरेक्शन में है, ये डायमीटर हो गया, इसको हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन भी बोलेंगे, आगे देखते हैं प्रूफ कर देंगे, ठीक है। क्यों हम लोग हुप स्ट्रेन को ही सबसे पहले लिखो हुप स्ट्रेन, ठीक है, हुप स्ट्रेन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन। अब एक जनरल देखो एनालाइसिस, मान लो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मेरा आ रहा था और इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है, इस डायरेक्शन में सिग्मा एच और इस डायरेक्शन में सिग्मा एल। तो अगर कोई बॉडी दो स्ट्रेस से सब्जेक्टेड हो और हमें इस डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन या फिर ई एच लिखो, ई एच इक्वल टू, देखो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एल अपॉन ई, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा रहे थे इस चीज को, अगर इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है, तो अगर हमें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है अपॉन ई, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ई, ये रिलेशन होता है हुक्स लॉ, ठीक है। तो यहां से ई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, तो ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और ये जो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, इसके कारण भी इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आता है, वो हम लोग कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। ये हम पूरा डिटेल में समझा चुके हैं जब एक न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं इसका,
और जब इसका पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में एनालिसिस कर रहे थे, उस टाइम ये कंसेप्ट को हम समझाए थे पूरी अच्छे तरह से, तो उसी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब दो डायरेक्शन में स्ट्रेस हो, तो अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए हमें, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसके वजह से स्ट्रेन आएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसके वजह से भी स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हुप स्ट्रेन या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन। अब देखो, हुप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, PD अपॉन 2TE माइनस म्यू टाइम्स PD अपॉन 4TE। ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, PD अपॉन 4TE को कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 माइनस म्यू। ठीक है, यहाँ PD अपॉन 4T को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2 माइनस म्यू। ब्रेक करके देख लो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हुप स्ट्रेन। अब हम ये प्रूफ करते हैं कि हुप स्ट्रेन ही चेंज इन डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर, क्योंकि सिलेंडर का दो ही लेंथ है, दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ है एक डायमीटर है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं चेंज इन डायमीटर, डायमीटरल स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, देखो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन अगर निकाल रहे हैं मींस सर्कमफेरेंस में चेंज निकालना है। ठीक है, चेंज इन सर्कमफेरेंस अपॉन ओरिजिनल मेरा सर्कमफेरेंस जो हुआ। अब सर्कमफेरेंस में चेंजेस अगर देखेंगे, सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू डी। ठीक है, मान लेते हैं चेंज इसमें आया पाई डी प्लस डेल्टा डी। ठीक है, माइनस ओरिजिनल था मेरा पाई डी, तो चेंज क्या होगा, फाइनल सर्कमफेरेंस माइनस ओरिजिनल सर्कमफेरेंस। फाइनल सर्कमफेरेंस क्या है, पाई डी प्लस डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या है, चेंज इन डायमीटर, माइनस पाई डी। जैसे देख लो यहाँ ये डायमीटर है, अगर इसमें चेंजेस कुछ इस शेप का आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल डायमीटर था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कमफेरेंस होगा वो होगा पाई डी, और जो चेंजेस आ रहा है ये मान लेते हैं ये दोनों मिला के डेल्टा डी है। ठीक है, तो चेंजेस फाइनल क्या हो जाएगा, पाई डी प्लस डेल्टा डी। ठीक है, जिस तरह लेंथ में एल और फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल होगा, उसी तरह इधर डी और डी प्लस डेल्टा डी होगा। ठीक है, अपॉन पाई डी, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। देखो चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना डायमीटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो यानी कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन मींस डायमीटरल स्ट्रेन। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन हो रहा है मींस सर्कमफेरेंस में चेंज हो रहा है, मींस वो एक्चुअली में डायमीटर में चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग हुप स्ट्रेन या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन को डायमीटरल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये निकालने का केवल ये मेरा पर्पस था कि हम बताएं कि हुप स्ट्रेन या फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन को हम लोग डायमीटरल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, PD अपॉन 4TE इंटू 2 माइनस म्यू। कहीं किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। ये देखो ये सब जो पॉइंट है, ये जो हम पार्ट लिखे हैं, ये पॉइंट समझने के लिए जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा रहे थे उस टाइम हम ये चीज को पूरे अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो अगर वो नहीं देखा हुआ है तो फिर ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फिर हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे सम करके हम लोग सारा चीज निकालते हैं, वो सारा वहां पे समझाया हुआ है। अगर वहां पे क्लियर है तो ये वाला पार्ट इजिली क्लियर हो जाएगा।
इसलिए हम पहले बोल रहे थे वो चैप्टर बेसिक है, अगर वो चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ गया फिर आगे का चैप्टर इजीली निकलते जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही है, बेसिक अगर पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे का पेपर बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो अभी ये हम डायरेक्ट लिख दिए, अगर पीछे का कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाला समझ में आ जाएगा, और पीछे का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला पॉइंट समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग हुप स्ट्रेन देख लिए, हुप स्ट्रेन या सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन क्या होता है। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखेंगे, उसके बाद ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकालेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, क्योंकि हम सिलेंडर का केस करवाए थे, वहां पे सिलेंडर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक दो केस करवाए थे, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया। यस सर। ठीक, तो अब हम सेकंड देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सेम केस होगा, उसमें कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे मेरा हुप निकाल रहे थे, अब लॉन्गिट्यूडनल निकालना है, तो लॉन्गिट्यूडनल निकालना है, सॉरी ईएल होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स जो हुप स्ट्रेस है, उसके वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एच अपॉन ई। बस यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे अब दोनों का। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एल का वैल्यू है पीडी अपॉन 4टी माइनस म्यू टाइम्स पीडी अपॉन 2टी। ठीक है, यहां से फिर से पीडी अपॉन 4टी को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। तो हुप स्ट्रेन या फिर सर्कमफेरेंशियल या डायमीटरल स्ट्रेन क्या हो गया, पीडी अपॉन 4टी इंटू 2 माइनस म्यू, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया पीडी अपॉन 4टी 1 माइनस 2 म्यू। तो एक सिलेंडर का दो डायमेंशन होता है, वो दोनों डायमेंशन लेंथ और डायमीटर, तो लेंथ में कितना स्ट्रेन आ रहा है वो हम लोग निकाल लिए, डायमीटर में कितना स्ट्रेन आ रहा है वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे इसका वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो यहाँ कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे, डायमीटर में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग नया नाम दिए, जिसको हम लोग हुप या फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं। उसको लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। अब देखो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, यहाँ पे लेंथ हो गया एल, डी हो गया डाया। अब हम लोग यहाँ पे चेंज निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम तरीका बताए थे, एक बार हम डायमीटर को चेंज करेंगे और एक बार लेंथ को चेंज करेंगे। तो π/4 तो कांस्टेंट होता है, एक बार हम डायमीटर को चेंज करते हैं, तो डायमीटर को डिफरेंशिएट करो 2d डेल्टा डी। ठीक है, और एल को रहने दो, ये भी ऑलरेडी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टाइम समझा चुके ये सारा पार्ट। प्लस नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, π/4 को बाहर रख लिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस बार हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे और डायमीटर को रख लेंगे, तो d2 डेल्टा एल। ठीक है, देखो
यहाँ पे हम लोग अलग अलग बांट दे रहे हैं, लेंथ में जो चेंज हो रहा है और डायमीटर में जो चेंज हो रहा है। लेंथ में चेंज हुआ तो डी स्क्वायर को सेम रख दिए और लेंथ में चेंज करवा दिए, और डायमीटर में जब चेंज हो रहा है तो लेंथ को हम सेम रख दिए और डायमीटर में चेंज करवा दिए। ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या डिफाइन होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये चेंज इन वॉल्यूम निकल गया। यहाँ पे पुट कर दो, π/4 2d डेल्टा डी इंटू एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल, यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम π/4 डी स्क्वायर एल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2d डेल्टा डी अपॉन डी स्क्वायर एल। ये दोनों को हम सेपरेट कर दे रहे हैं दोनों में, डी स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन डी स्क्वायर एल। यहां से देखो क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे एल भी है, ठीक है, एल एल कैंसिल हो जाएगा और एक डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जा रहा है 2 टाइम्स द डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, प्लस यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब देखो अभी हम जस्ट डिराइव किए थे डेल्टा डी अपॉन डी, क्या होता है डायमेट्रल स्ट्रेन। ठीक है, डायमेट्रल स्ट्रेन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2 टाइम्स एच से, हुप स्ट्रेन या डायमेट्रल स्ट्रेन। ठीक है, और डेल एल बाय डेल क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं ई एल से। ठीक है, देखो यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा आ गया उसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो यही चीज वहां भी प्रूफ किया होता है, ये पार्ट हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में प्रूफ कर चुके हैं। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझा देते उस टाइम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिलेंडर के केस में 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाय एल होता है, और डेल्टा डी बाई डी डायमेट्रल स्ट्रेन, उसको हम लोग हुप स्ट्रेन भी बोलते हैं, इसलिए EH हम लिख दिए, और इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे EL लिख दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, देखो ये EL है और EH अभी हम लोग निकाले थे, EH क्या आया था PD अपॉन 4TE इंटू 2 माइनस में, ये आया था EH। ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या आता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स EH, EH क्या है यहाँ पे PD अपॉन 4TE इंटू 2 माइनस प्लस EL, EL का वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर दो PD अपॉन 4TE इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको रहने दो, कैंसिल मत करो। यहाँ से एक काम करो, देखो यहाँ भी PD बाय 40 है, PD बाय 40 है, PD बाय 40 को बाहर ले लो। ठीक है, जब हम PD बाय 40 को बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू 2 माइनस म्यू, तो 2 को अंदर डाल देंगे तो 4 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा PD बाय 40E इंटू 5 माइनस 2, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सर 5 माइनस 4 म्यू ना होगा। अच्छा हाँ 5 माइनस 4, अब देखो इस
चैप्टर में एक टॉपिक छोटा सा बन गया, स्फेरिकल प्रेशर वेसल का डिजाइनिंग देखना है। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो अभी हम करवा देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, जैसा तुम लोग बोलो। सर नेक्स्ट टॉपिक में करवाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा देख लेना, इसको रिवाइज करना, समझ में आएगा अच्छे से। उसके ठीक बाद फिर स्फेरिकल वाला देखेंगे। सर हमको यशवंत से पूछना है ड्राइंग की क्लास के बारे में। किन से? यशवंत है ना, यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया है कौन उससे। सा ग्रुप में आप ज्वाइन हो?